अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू अलहम डायनामिक वर्ल्ड। हम डिस्कस कर रहे हैं एमडी कैट बायोलॉजी का यूनिट नंबर 4। हमारा फोर्थ लेक्चर है किंगडम प्लांटी पर, जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं एवोल्यूशन ऑफ सीड हैबिट। साथ में हम डिस्कस करेंगे क्लास जिम्नोस्पर्मी एंड क्लास एंजियोस्पर्मी। एवोल्यूशन ऑफ सीड हैबिट्स की अगर हम बात करें तो देखें, अब हम जो टॉपिक डिस्कस करने चाह रहे हैं, इससे पहले जो हमने क्लास पढ़ी थी वो थी क्लास फिलिसिनाई। तो ब्रायोफाइट से लेकर फिलिसिनाई तक किसी भी प्लांट के अंदर सीड जो है वो डेवलप नहीं हुआ। सीड की डेवलपमेंट स्टार्ट हुई है 390 मिलियन ईयर्स अगो और ये कंप्लीट हुई है 365 मिलियन ईयर्स अगो। इसका मतलब है कि ये एक स्लो प्रोसेस था, ये एक ग्रेजुअल प्रोसेस था जिसमें तकरीबन 25 मिलियन ईयर्स लगे हैं। सीड के डेवलप होते ही जो प्लांट हैं वो ज़मीन पर ऐसे एरियाज तक भी ग्रो कर गए जहाँ पर उससे पहले प्लांट ग्रो नहीं कर सकते थे। तो आप कह सकते हैं कि सीड की डेवलपमेंट जो है इट वाज ए ह्यूज सक्सेस फॉर प्लांट्स। इसके बाद प्लांट्स ने बहुत ज़्यादा ग्रो किया और बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी शो की। उन्होंने ऐसे एरियाज़ को भी इनहेबिट किया जहाँ पर पहले प्लांट्स ग्रो नहीं कर सकते थे। सीड हैबिट जो है उसको डिस्कस करने से पहले हम ये बात करेंगे कि व्हाट इज़ सीड। सीड को समझने से पहले आपको पता होना चाहिए कि ओव्यूल क्या चीज़ होती है। इंडहिसेंट इंटेगुमेंटेड मेगास्पोरेंजियम को हम ओव्यूल कहते हैं। और जब ये ओव्यूल फर्टिलाइज होता है तो इससे जो स्ट्रक्चर बनता है वो है सीड। तो सीड की डेफिनेशन क्या होगी? इट इज़ फर्टिलाइज्ड ओव्यूल, ठीक है। और ओव्यूल की डेफिनेशन क्या होगी? इट इज़ इंडहिसेंट इंटेगुमेंटेड मेगास्पोरेंजियम। तो सीड की हैबिट डेवलप करने में जो प्लांट ने डिफरेंट स्टेप्स लिए हैं उसकी हम बात करेंगे। ये 6 स्टेप हैं। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट स्टेप से। फर्स्ट स्टेप क्या था इसमें? फर्स्ट स्टेप था एवोल्यूशन ऑफ हेट्रोस्पोरी। आपने नोट किया होगा कि हम जब ब्रायोफाइट से ऑनवर्ड चल रहे हैं तो कहीं पर भी हमने हेट्रोस्पोरी का जिक्र नहीं किया सिवाय लाइकोप्सिडा के एक मेंबर जिसका नाम है स्लेजनेला के। तो स्लेजनेला के अंदर फॉर द फर्स्ट टाइम हेट्रोस्पोरी अपेयर हुई। उसके बाद हेट्रोस्पोरी जो है सिर्फ उन्हीं प्लांट्स में अपेयर हुई जिन्होंने सीड डेवलप किया। एवोल्यूशन ऑफ हेट्रोस्पोरी का मतलब ये है कि पहले सिर्फ एक तरह के स्पोर बनते थे। इस कंडीशन को हम होमोस्पोरी कहते हैं। और फिर प्लांट्स ने एक नई स्ट्रेटजी अडॉप्ट की जिसमें उन्होंने 2 अलग अलग किस्म के स्पोर बनाना शुरू कर दिए जिसको हम हेट्रोस्पोरी का नाम देते हैं। जो 2 डिफरेंट टाइप के स्पोर्स थे ये थे माइक्रोस्पोर्स और मेगास्पोर्स। तो माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर की डेवलपमेंट जो है इट वाज ए फर्स्ट स्टेप इन डेवलपमेंट ऑफ सीड। सेकंड क्या है? सेकंड है रिटेंशन एंड जर्मिनेशन ऑफ मेगास्पोर विद इन मेगास्पोरेंजियम। देखें, जो अर्ली प्लांट हैं जिन्होंने हेट्रोस्पोरी स्टार्ट की उनके अंदर ये होता था कि जब मेगास्पोर बनता था मेगास्पोरेंजियम के अंदर तो वो इस मेगास्पोर को शेड ऑफ कर देते थे ताकि वो खुद ही जर्मिनेट हो और उससे फिर आगे डेवलपमेंट हो सके। ये एडाप्टेशन जो है इतनी अच्छी नहीं थी। क्यों? क्योंकि जब मेगास्पोर एनवायरनमेंट में जाकर जर्मिनेट होगा तो चांसेस हैं कि वो जर्मिनेट हो, चांसेस हैं कि वो जर्मिनेट ना हो। क्योंकि उसे सूटेबल कंडीशन मिलेंगी तो वो जर्मिनेट करेगा, अदरवाइज वो जर्मिनेट नहीं करेगा। उससे पेरेंटल बॉडी जो है वो प्रोटेक्ट नहीं कर रही, फैसिलिटेट नहीं कर रही। तो प्लांट्स ने एक और एडेप्टेशन की तरफ मूव किया जिसमें उन्होंने मेगास्पोर बनाने के बाद उसको शेड ऑफ नहीं किया बल्कि उसको रिटेन कर लिया। कहाँ पर? मेगास्पोरेंजियम के अंदर, ताकि मेगास्पोर जो है वो मेगास्पोरेंजियम के अंदर ही रहे और मेगास्पोरेंजियम के अंदर ही जर्मिनेट करे। तो अब जो है मेगास्पोर ये एनवायरनमेंट के रहमो करम पर नहीं है बल्कि ये पेरेंटल बॉडी के साथ ही अटैच है। तो इसके डेवलपमेंट के, इसके जर्मिनेशन के चांसेस इंक्रीज हो गए। जो थर्ड स्टेप है वो है डेवलपमेंट ऑफ प्रोटेक्टिव लेयर अराउंड मेगास्पोरेंजियम। देखिए, मेगास्पोरेंजियम जो है इसके आसपास जो ब्रांचेस थी उन्होंने आपस में फ्यूज़ होकर, आपस में मिलकर क्या किया? मेगास्पोरेंजियम को कवर कर लिया और इसके ऊपर एक क्या बना दी? एक प्रोटेक्टिव लेयर बना दी।
अब यहाँ पर आप मेरी ज़रा बात गौर से सुनिएगा कि जब मेगास्पोरेंजियम की आसपास वाली ब्रांचेज ने उसको इनक्लोज कर लिया, आपस में फ्यूज होकर इसको इनक्लोज कर लिया, इसके ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर बना दी, तो जो मेगास्पोरेंजियम है वो क्या बन गया, वो हो गया इंडहिसेंट और वो हो गया इंटेगुमेंटेड। और इसी मेगास्पोरेंजियम को, इसी इंडहिसेंट और इंटेगुमेंटेड मेगास्पोरेंजियम को हमने ओव्यूल का नाम दिया है। तो जो ओव्यूल की डेवलपमेंट है वो बेसिकली इस पॉइंट में एक्सप्लेन हो रही है कि जब मेगास्पोरेंजियम के ऊपर प्रोटेक्टिव लेयर्स आ गई, प्रोटेक्टिव लेयर्स के आने की वजह से वो इमोबिलाइज हो गया यानी इंडहिसेंट हो गया, और साथ ही साथ उसके ऊपर इंटेगुमेंट भी बन गई, तो हम मेगास्पोरेंजियम को क्या कहना शुरू कर देंगे, मेगास्पोरेंजियम को ओव्यूल कहना शुरू कर देंगे। नेक्स्ट स्टेप क्या था? नेक्स्ट स्टेप था रिडक्शन टू ए सिंगल फंक्शनल मेगास्पोर। देखिए जो मेगास्पोरेंजियम है इसके अंदर होता है स्पोर मदर सेल। क्या होता है? स्पोर मदर सेल। जब ये स्पोर मदर सेल मायोसिस के थ्रू मेगास्पोर बनाएगा तो इससे जो मेगास्पोर बनेंगे उनकी तादाद होगी 4। अब ये अगर 4 मेगास्पोर हम एज्यूम करें तो देखिए 4 मेगास्पोर अपने न्यूट्रिशन के लिए और स्पेस के लिए compete करेंगे, जिसका नतीजा ये होगा कि वो जो न्यूट्रिशन और स्पेस है वो चारों को डिवाइड करके देनी पड़ेगी। ये कोई इतनी अच्छी अडेप्टेशन नहीं थी, तो प्लांट्स ने एक और स्ट्रेटजी अडॉप्ट की, जिसमें उन्होंने स्ट्रेटजी ये अडॉप्ट की कि इन 4 में से सिर्फ एक मेगास्पोर को जिंदा रहने दिया और बाकी 3 को क्या कर दिया, बाकी 3 को अबॉर्ट कर दिया। तो जब 3 अबॉर्ट हो गए और पीछे सिर्फ एक मेगास्पोरेंजियम रह गया, तो देखें अब सारी की सारी स्पेस और सारे न्यूट्रिशन किसके लिए हैं, इस एक सिंगल मेगास्पोर के लिए हैं, तो लिहाजा इसकी ग्रोथ के चांसेस, इसकी डेवलपमेंट के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो पहला स्टेप था एवोल्यूशन ऑफ हेट्रोस्पोरी। सेकंड स्टेप है रिटेंशन एंड जर्मिनेशन विद इन मेगास्पोरेंजियम। थर्ड स्टेप क्या है? ओव्यूल की फॉर्मेशन। फोर्थ स्टेप में रिडक्शन है टू ए सिंगल फंक्शनल मेगास्पोर। फिफ्थ स्टेप क्या है? ये एक जो सिंगल फंक्शनल मेगास्पोर है ये जर्मिनेट करेगा और ये एक स्ट्रक्चर बनाएगा जिसे हम एम्ब्रियो सैक कहते हैं। एम्ब्रियो सैक जो है वो बेसिकली इस सिंगल फंक्शनल मेगास्पोर से बनता है, और एम्ब्रियो सैक जो है इट इज़ ए कॉम्प्लेक्स ऑफ सेल्स। इसमें तकरीबन 8 न्यूक्लियस होते हैं, जैसे कि ये 3 आपको नज़र आ रहे होंगे न्यूक्लियस, फिर यहाँ पर 2 न्यूक्लियस होते हैं। इसकी जो डिटेल है वो हमारे पास यहाँ पर बनी है, मैं इसे एक्सप्लेन करूँगा यहाँ पर, ठीक है। इसमें से एक एग सेल है और एग के साथ कुछ और सेल होते हैं। तो ये आपके पास ऊपर एंटीपोडल सेल आ जाएंगे, ये आपके पास फ्यूजन न्यूक्लियाई आ जाएंगे या पोलर न्यूक्लियाई आ जाएंगे, ये एग आ जाएगा और एग के साथ 3 स्नर्जेड आ जाएंगे। ये है एम्ब्रियो सैक, और ये किससे बना है? ये बना है एक सिंगल फंक्शनल मेगास्पोर से, ठीक है। इसी के अंदर प्लांट का फीमेल गैमीटोफाइट भी होता है, इसी को आप प्लांट का फीमेल गैमीटोफाइट कंसिडर करते हैं। और जो नेक्स्ट स्टेप है वो है मॉडिफिकेशन ऑफ डिस्टल एंड ऑफ मेगास्पोरेंजियम फॉर पोलन कैप्चर। पोलन को कैप्चर करने के लिए, ताकि अगर पोलन आकर गिरे, पोलिनेशन का प्रोसेस हो, तो कहीं पोलन रिमूव ना हो जाए, तो पोलन को कैप्चर करने के लिए डिस्टल एंड क्या हो गया, मॉडिफाई हो गया। अगेन यहाँ पर हम इसको एक्सप्लेन करेंगे, बल्कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो डिस्टल एंड है वो मॉडिफाइड है। ये आपके पास मेगास्पोरेंजियम है और इसका डिस्टल एंड मॉडिफाई है ताकि वो पोलन को क्या कर सके, कैप्चर कर सके। यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर हैं ये इस मॉडिफिकेशन के थ्रू बने हैं कि पोलन कैप्चर हो सकें और पोलन जो हैं वो रिटेन हो और जर्मिनेट हो, ताकि उसके बाद फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस हो सके। तो इन 6 स्टेप्स से गुजर कर अल्टीमेटली क्या बन गया, अल्टीमेटली सीड बन गया। आप सोच रहे होंगे कि इसमें सीड किस तरह से बना है। एक्चुअली सीड की फॉर्मेशन हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे एंजियोस्पर्म के अंदर। ये 6 जो अडेप्टेशंस हैं, ये जो 6 स्टेप हैं, इन्होंने हेल्प किया है सीड की फॉर्मेशन के अंदर। सीड की फॉर्मेशन में किस तरह से मज़ीद हेल्प करते हैं, आई विल एक्सप्लेन इन एंजियोस्पर्म। ठीक हो गया, ये आपने 6 स्टेप याद रखने हैं। इन 6 स्टेप से गुजर कर 25 मिलियन ईयर्स में प्लांट ने सीड की डेवलपमेंट की है। हम बात करेंगे नेक्स्ट क्लास जिम्नोस्पर्मी की। क्लास जिम्नोस्पर्मी जो है इसके लिटरल मीनिंग होते हैं नेकेड सीड। ये जो प्लांट हैं ये वर्ल्ड फॉरेस्ट का 1/3 बनाते हैं, यानी जितने भी फॉरेस्ट हैं उनमें से एक हिस्सा ये हैं और बाकी के जो 2 हिस्से हैं
उसमें आपकी क्लास एंजियोस्पर्मी के प्लांट आते हैं। इन्हें हम नेकेड सीड प्लांट क्यों कहते हैं? क्योंकि इनमें जो ओव्यूल है वो फर्टाइल लीव्स की सरफेस पर होता है और फर्टाइल लीव्स उसके गिर्द इकट्ठे नहीं होते। फर्टाइल लीव्स क्योंकि उसके गिर्द इकट्ठे नहीं होते, उसको कवर नहीं करते, तो लिहाजा जो सीड बनेगा वो फर्टाइल लीव की सरफेस पे बनेगा, उसके आगे पीछे कोई चीज़ नहीं होगी, वो एक्सपोज्ड होगा, वो नेकेड होगा। ठीक है, लेकिन अगर यही फर्टाइल लीव्स इनक्लोज कर लें ओव्यूल को तो फिर क्या होता है, फिर इनक्लोज सीड बनता है। वो केस हम डिस्कस करेंगे एंजियोस्पर्मी के अंदर। तो यहाँ पर क्योंकि ओव्यूल बनता है ऑन द सरफेस ऑफ रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, ऑन द सरफेस ऑफ रिप्रोडक्टिव लीव्स, ठीक है, और उसको इनक्लोज नहीं किया जाता, तो जो सीड बनेगा वो भी कैसा बनेगा, नेकेड बनेगा। ठीक है, क्लास एंजियोस्पर्मी की जो एक एग्जांपल हमारे पास है वो है पाइनस। पाइनस बेसिकली एक कॉनिफर है और कॉनिफर हम कहते हैं एवरग्रीन प्लांट्स को। ये वो प्लांट्स होते हैं जिनके लीव्स जो हैं वो शेड नहीं होते ड्यूरिंग ऑटम और ये हमेशा सब्ज ही रहते हैं, तो पाइनस इसकी एक एग्जांपल है। हम इसका एक्चुअली लाइफ साइकिल डिस्कस करेंगे और लाइफ साइकिल डिस्कस करने से पहले मैं आपको बता दूं कि पाइनस में जो मेन प्लांट होगा वो स्पोरोफाइट होगा और गैमीटोफाइट जो है वो इनकॉन्स्पिकुअस होगा, बहुत ही छोटा माइक्रोस्कोपिक होगा, नज़र भी नहीं आता ये क्योंकि माइक्रोस्कोपिक होता है। ठीक है, पाइनस में जो दो मेन स्ट्रक्चर हैं डिस्कस करने वाले वो हैं मेल कोन और फीमेल कोन। मेल कोन जो है ये बनी होती है माइक्रोस्पोरोफिल्स की, जबकि फीमेल कोन बनी होती है मेगास्पोरोफिल्स की। मेल कोन में जो माइक्रोस्पोरोफिल्स होते हैं उनके ऊपर माइक्रोस्पोर मदर सेल होते हैं और माइक्रोस्पोर मदर सेल से अल्टीमेटली क्या बनते हैं, माइक्रोस्पोर बनते हैं। तो मेल कोन के अंदर जो मेन काम हो रहा है वो है माइक्रोस्पोर की फॉर्मेशन थ्रू मायोसिस। ये माइक्रोस्पोर जब जर्मिनेट करेगा तो इसके अंदर मेल गैमीटोफाइट बन जाएगा और एक ऐसा माइक्रोस्पोर जिसके अंदर मेल गैमीटोफाइट होता है उसे हम नाम देते हैं पोलन ग्रेन का। सो पोलन ग्रेन इज बेसिकली माइक्रोस्पोर विद मेल गैमीटोफाइट। पोलन ग्रेन जो हैं ये बहुत ज़्यादा तादाद में बनते हैं, मतलब इनकी एक खासी जो है तादाद होती है। ये बहुत लाइट वेट होते हैं, इनके पास विंग्स होते हैं जिसकी वजह से ये एयर के अंदर फ्लॉट कर सकते हैं और इस तरीके से ये बहुत लंबा डिस्टेंस तय कर सकते हैं। जिस पॉइंट पर ये बने हैं वहाँ से बहुत दूर तक क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। ये अडेप्टेशन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस अडेप्टेशन की वजह से अब पाइनस को या फिर जिम्नोस्पर्मी के जो मेंबर हैं इनको वाटर रिक्वायर्ड नहीं है। ये अडेप्टेशन इन्हें वाटर इंडिपेंडेंट रिप्रोडक्शन के काबिल बनाती है। तो जो हवा के ज़रिए से पोलन ग्रेन मूव करेंगे और ये पहुंच जाएंगे कहाँ पर, जहाँ पर इन्होंने जर्मिनेट होना है, यानी कि ओव्यूल के ऊपर जाकर फॉल करेंगे। यहाँ पर फीमेल जो कोन होती है, फीमेल कोन साइज़ में बड़ी होती है और इसके जो स्ट्रक्चर हैं वो बने होते हैं मेगास्पोरोफिल्स के। हर मेगास्पोरोफिल की बेस पर दो ओव्यूल होते हैं। ओव्यूल के अंदर क्या होता है, ओव्यूल के अंदर मेगास्पोरेंजियम होता है जिसके अंदर मायोसिस से मेगास्पोर बनता है। तो इसका जो मेन काम है वो है मेगास्पोर बनाना और मेगास्पोर आपको पता है जब जर्मिनेट करेगा तो वो क्या बनाएगा, वो मेगास्पोर जर्मिनेट करके एम्ब्रियो सैक बनाएगा, जैसे कि हमने ऊपर भी डिस्कस किया है। ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद पोलिनेशन का प्रोसेस होगा। पोलन ग्रेन जो है वो जाकर फॉल करेगा ओव्यूल के ऊपर, वहाँ पर पोलन ट्यूब बनेगी और फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस हो जाएगा। फर्टिलाइजेशन के नतीजे में सीड बनेगा। सीड क्या है, सीड अगेन फर्टिलाइज्ड ओव्यूल है। जब ये पोलन ग्रेन जिसके पास मेल गैमीट होते हैं ये जाएगा और इसके पास ये मेल गैमीट हैं, ये इसका ट्यूब न्यूक्लियस है। जब ये जाकर फॉल करेगा ओव्यूल के ऊपर तो ओव्यूल के अंदर मौजूद एग को ही क्या कर देगा या फीमेल गैमीट को ही क्या कर देगा, फर्टिलाइज़ कर देगा और इससे सीड बन जाएगा। सीड में तीन ही चीज़ें होती हैं, एक उसकी प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है जिसे सीड कोट कहते हैं, कुछ उसमें फूड स्टोर होता है और तीसरी चीज़ उसमें एम्ब्रियो होता है। तो हम इससे नेक्स्ट मूव करते हैं क्लास एंजियोस्पर्मी पे। एंजियोस्पर्मी के अंदर भी बहुत सिमिलर प्रोसेस होगा, लेकिन एक चीज़ आपने याद रखनी है कि एंजियोस्पर्म जो होते हैं इनमें इनक्लोज्ड सीड होते हैं, क्योंकि इनमें जो ओव्यूल होता है उस ओव्यूल के गिर्द रिप्रोडक्टिव जो स्ट्रक्चर हैं
उस ओव्यूल के गिर्द जो फर्टाइल लीव्स हैं वो क्या करते हैं, वो इस तरह से बंद हो जाते हैं, वो उस ओव्यूल को इनक्लोज कर लेते हैं, जिसकी वजह से जो सीड बनेगा वो इस इनक्लोज स्ट्रक्चर के अंदर बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम कहते हैं कि ये इनक्लोज्ड सीड होते हैं। इनके अंदर दूसरी जो कैरेक्टरिस्टिक है वो ये है कि इनके अंदर फ्लावर्स बनते हैं। जिम्नोस्पर्म के अंदर फ्लावर्स नहीं होते, इनमें फ्लावर्स होते हैं। फ्लावर के 3 हिस्से होते हैं, एक पेडिसल, दूसरा टॉरस और तीसरा फ्लोरल लीव्स। पेडिसल वो ब्रांच होती है जिसके थ्रू जो है फ्लावर अटैच होता है। टॉरस थोड़ा सा स्वॉलन पोर्शन होता है, इसे थैलेमस भी कहते हैं, जो कि आपको बिल्कुल फ्लावर के नीचे नज़र आता है। और जो आखिरी चीज़ है वो है फ्लोरल लीव्स, जो कि 4 तरह के होते हैं, सेपल्स, पेटल्स, स्टेमन और कार्पल। इनमें से जो सेपल्स और पेटल्स होते हैं ये नॉन असेंशियल पार्ट कहलाते हैं, और स्टेमन और कार्पल जो हैं ये असेंशियल कहलाते हैं, क्योंकि इन्होंने रिप्रोडक्शन में रोल प्ले करना होता है। देखिए, जब फर्टिलाइजेशन वगैरह का प्रोसेस होता है तो पेटल्स रिमूव हो जाती हैं, पेटल्स शेड ऑफ हो जाती हैं, सेपल्स कुछ केसेस के अंदर शेड ऑफ होती हैं, कुछ केसेस के अंदर शेड ऑफ नहीं होती। जो मेन काम हो रहा है वो कहाँ पर हो रहा है, वो हो रहा है स्टेमन में और कार्पल में हो रहा है। ठीक है, अगर हम स्टेमन की बात करें तो जो स्टेमन है, स्टेमन में 2 चीज़ें होती हैं, एक उसका फिलामेंट और दूसरा जिसे हम एंथर कहते हैं। एंथर वो स्ट्रक्चर है जिसके अंदर पोलन ग्रेन्स बनेंगे। ये एंथर है और एंथर के अंदर क्या बनेंगे, एंथर के अंदर पोलन ग्रेन्स बनेंगे। ठीक है, यहाँ पर आपके सामने एक पोलन ग्रेन है जिसके पास 2 चीज़ें होती हैं, एक इसके पास जनरेटिव न्यूक्लियस है और दूसरा इसके पास स्पर्म न्यूक्लियाई है, ट्यूब न्यूक्लियस है, ट्यूब न्यूक्लियस। देखिए, ये जो पोलन ग्रेन है इसने जाकर गिरना है इस पॉइंट पर जिसे हम स्टिग्मा कहते हैं। ये कार्पल का हिस्सा होता है। इसके नीचे जो ट्यूब है इसे हम स्टाइल कहते हैं, और उसके नीचे जो स्ट्रक्चर है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम ओवरी कहते हैं, जिसके अंदर हमारा ओव्यूल पड़ा है, जो कि अब एम्ब्रियो सैक जो है वो बन चुका है। तो यहाँ पर जब ये पोलन ग्रेन फॉल करेगा तो पोलन ग्रेन के अंदर मौजूद जनरेटिव न्यूक्लियस जो है वो डिवाइड होकर क्या बना देगा, वो बना देगा 2 स्पर्म न्यूक्लियाई, और जो ट्यूब न्यूक्लियस है उसकी वजह से यहाँ पर क्या बनेगी, पोलन ट्यूब बनेगी। ठीक है, तो ये वो डिस्टल एंड है जो कि मॉडिफाइड है फॉर पोलन कैप्चर, जिसकी हमने ऊपर भी जिक्र किया, पिछले टॉपिक में जिक्र किया। ठीक है, ये जब ट्यूब बन जाएगी तो इस ट्यूब के अंदर जो मेल के स्पर्म होते हैं वो आ जाएंगे, और ये मेल के स्पर्म आकर करेंगे क्या। देखिए, मेल के स्पर्म जब आएंगे तो इनमें से एक जो स्पर्म होगा वो आकर एंटर होगा ओव्यूल के अंदर, और वो जाकर मिल जाएगा इन फ्यूजन न्यूक्लियस के साथ या इन पोलर न्यूक्लियाई के साथ, और नतीजे के तौर पर आपके पास एक ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर बनेगा जिसे हम एंडोस्पर्म कहते हैं, एंडोस्पर्म कहते हैं। और दूसरा जो स्पर्म होता है वो फ्यूज़ करता है एग के साथ, वो जाकर एग के साथ फ्यूज़ करेगा, नतीजे में क्या बन जाएगा, नतीजे में आपके पास एक डिप्लॉयड स्ट्रक्चर बनेगा जिसका नाम है एम्ब्रियो। और फिर ये एम्ब्रियो डेवलप होगा, और ये एम्ब्रियो डेवलप होकर क्या बना देगा, ये एम्ब्रियो डेवलप होकर आपके पास स्पोरोफाइट जनरेशन बना देगा, और ये वो कोट है जिसे हम सीड कोट कहते हैं। तो यहाँ पर से हमने जो बातें समझनी हैं वो ये हैं कि सीड कैसे बना और ये फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस क्या है। देखें, जब फर्टिलाइजेशन होगी तो एंडोस्पर्म टिश्यू बनेगा जिसने फूड स्टोर करना है, एम्ब्रियो बन गया जो कि एग और स्पर्म के मिलने से बना है, और इस ओव्यूल के गिर्द ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं कि प्रोटेक्टिव लेयर्स मौजूद हैं जो कि सीड कोट में कन्वर्ट हो जाएंगी टेस्टा और टेगमन के अंदर। तो ये आपके पास स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा, ये स्ट्रक्चर आपके पास बन जाएगा सीड। और दूसरी बात यहाँ पर जो इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि ये प्रोसेस डबल फर्टिलाइजेशन का है, क्योंकि 2 मेल सेल ने 2 फीमेल सेल को फर्टिलाइज़ किया है। एक स्पर्म ने फ्यूजन न्यूक्लियस के साथ और दूसरे स्पर्म ने एग के साथ फ्यूज़ हुआ है, तो इसे हम डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं।
अब आप देख सकते हैं कि ये स्ट्रक्चर बेसिकली कहाँ पर पड़ा हुआ है, ओवरी के अंदर। ओवरी ने इसको इनक्लोज किया हुआ है। ओवरी है फर्टाइल लीव और उसने इस ओव्यूल को इनक्लोज किया हुआ है, तो लिहाजा ये जो सीड बना है ये इनक्लोज्ड सीड बना है। लेटर ऑन ये होगा कि ओवरी की जो वॉल है उसके अंदर फूड स्टोर होना शुरू हो जाएगा। ओवरी की वॉल से क्या बन जाएगा, फ्रूट बन जाएगा। तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो क्लियर हो रही हैं कि इनके अंदर जो फ्रूट बनता है वो किस में बनता है, एंजियोस्पर्म्स के अंदर। फ्लावर किस में प्रेजेंट होता है, एंजियोस्पर्म के अंदर। डबल फर्टिलाइजेशन किस में होती है, एंजियोस्पर्म के अंदर। ठीक है, तो ये एंजियोस्पर्म का लाइफ साइकिल है। इस तरीके से एंजियोस्पर्म जो हैं वो चीज़ों को लेकर चलते हैं। आखिरी बात, जो एंजियोस्पर्म में हमारे पास दो और कैटेगरीज़ हैं वो होती हैं मोनोकॉट और डाइकॉट की। मोनोकॉट और डाइकॉट का डिफरेंस ये होता है कि मोनोकॉट के अंदर आपके पास एक कॉटिलेडन होता है और डाइकॉट के अंदर दो कॉटिलेडन होते हैं। ठीक है, डाइकॉट में जो सेपल्स और पेटल्स होती हैं वो 4 होती हैं या फिर 5 होती हैं या फिर मल्टीपल ऑफ 4 और 5 होती हैं, जबकि मोनोकॉट के अंदर यही सेपल और पेटल जो हैं ये 3 होती हैं या फिर मल्टीपल ऑफ 3 होती हैं। डाइकॉट के अंदर जो लीव्स होते हैं उनके अंदर आपको एक नेटवर्क मिलता है, बड़ा डेंस सा नेटवर्क बना होता है, जबकि मोनोकॉट के लीव्स के अंदर क्या होता है, सीधी सीधी वेन्स होती हैं। जो डाइकॉट होते हैं ये मोस्टली आपके पास हर्बेशियस होते हैं या फिर वुडी प्लांट होते हैं, जबकि मोनोकॉट आपके पास यूजुअली हर्बेशियस होते हैं। डाइकॉट जो हैं उनके अंदर जो वेस्कुलर बंडल्स होते हैं वो एक रिंग की फॉर्म में होते हैं, जबकि मोनोकॉट के अंदर ये स्कैटर्ड होते हैं। डाइकॉट के अंदर जो क्रोमोसोम्स का साइज़ होता है वो रिलेटिवली स्मॉल होता है और मोनोकॉट के अंदर क्रोमोसोम्स का जो साइज़ होता है वो रिलेटिवली लार्ज होता है। तो ये हमारा आज का लेक्चर था। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।